नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की स्पेशल इस खास वीडियो में जिसमें हम बात कर रहे हैं द बड़ा बीमाकर्ता शो का एक नया एपिसोड। और आज हमारे बीच में गेस्ट हैं दीपू कुमार जी, जो कि गया बिहार से गैलेक्सी क्लब एडवाइजर हैं, कॉर्पोरेट क्लब एडवाइजर हैं, सीयूटी एडवाइजर हैं और एमडीआरटी उन्होंने काफी बार किया हुआ है। तो ऐसे जो अनमोल हीरे हैं हमारे एलआईसी में, जिन्होंने कुछ मुकाम हासिल किया है, उनकी कहानियां हम आप तक लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, और नोटिफिकेशन जब आप प्रेस करेंगे तो ऐसी जो भी वीडियोस हमारे चैनल पे आती हैं और फेसबुक पर भी हमारी ये वीडियोस लॉन्च होती हैं, तो आप सब जगह हमें फॉलो कर लीजिए। और यहाँ पर दीपू कुमार जी का जो चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, उसको भी जरूर फॉलो करें। वहां पर दीपू कुमार जी के भी कुछ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में, इस सेशन में हम दीपू कुमार जी से जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो एमडीआरटी करते हैं, कैसे वो सीयूटी करते हैं, कैसे वो गैलेक्सी क्लब तक पहुंचे, एलआईसी में उनका क्या योगदान है और वो किस लाइफस्टाइल को आज मेंटेन कर रहे हैं, क्या ऐसी लर्निंग्स हैं जो उनसे आपको सीखनी चाहिए, ताकि अगर आप एमडीआरटी नहीं हैं, अगर आप सीयूटी नहीं हैं, अगर आप गैलेक्सी क्लब एडवाइजर नहीं हैं, तो ऐसा क्या करना पड़ेगा आपको जो दीपू कुमार जी ने किया। तो दीपू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस खास वीडियो में। थैंक यू सर। दीपू जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप अपनी स्टोरी वहां से शुरू करें जब आप पहली बार एलआईसी एजेंट के तौर पे बने। ये आपकी वो कहानी क्या है एलआईसी एजेंट बनने की? कोई मजबूरी थी या फिर आपने चॉइस से इस बिजनेस को चुना? उसको मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि ये बड़ी रोचक कहानी होती है हर किसी की। सर मेरी कोई मजबूरी नहीं थी सर। हमारे भैया थे जो ब्रांच मैनेजर से रिटायर किए थे, और वैसे घूमते घूमते हमारे ब्रांच विजिट में गए। वहाँ पे एक डेवलपमेंट ऑफिसर समय तक वो काम कर रहे थे, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने उनको बताया कि ही इज माय कजिन। तो वहीं पे हम लोग बैठ करके ठंडा वगैरह पिया हूँ। उसके बाद उन्होंने अपना पैसा दे करके 15 रुपए हमको एजेंसी दे दी। ओके। और मैं 6 माह तक काम नहीं किया। लगता था कि ऐसा नहीं हो कि काम कर रहे हैं और कल को सर्विस बढ़िया नहीं दें या किसी कस्टमर का पैसा इधर उधर हो जाए तो लोग क्या बोलेंगे, पापा का नाम बदनाम होगा, भैया का नाम बदनाम होगा। मैंने 6 माह तक ऐसे सोचते, लेकिन उन्होंने हमको बार बार पूछ करते थे कि दीपू जी क्या काम किए, क्या काम किए। फिर मैंने काम सन 2000 से शुरू किया हूँ और आज तक मैंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा हूँ। और मैंने कभी भी कोई टारगेट नहीं अचीव करता हूँ। मेरा जितना एफर्ट है मैं काम करता हूँ। मैं सुबह, मेरा रूटीन यही है कि मैं सुबह 5 बजे जाग जाता हूँ। उसके बाद 6 बजे से 7 बजे तक मैंने मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ। 7 बजे आने के बाद मैंने तुरंत फ्रेश हो लिया, स्नान कर लिया। उसके बाद मंदिर में जाकर के पूजा कर ली। उसके बाद 5 मिनट पेपर देखते हैं। उसके बाद मोबाइल खोले, आज किनका किनका बर्थडे है मैंने वो विश करता हूँ। उसके बाद लगभग 8 बजे सुबह मैंने अपने ऑफिस में बैठ जाता हूँ। ऑफिस में बैठने के बाद कुछ क्लाइंट का जो गुड मॉर्निंग वगैरह भेजा। उसके बाद साथ में जिनका बर्थडे रहा उनको विश किया। बर्थडे विश करने से उसका बेनिफिट ये होता है सर कि बहुत सारे ऐसे कस्टमर हमारे पास हैं जो बोलते हैं कि दीपू जी, हमारे बगल में हमारे लाइफ पार्टनर हैं, उनको पता नहीं है मेरा बर्थडे के बारे में। आप बहुत इम्प्रेस होते हैं। ठीक है ना। उसके बाद फिर 10 बजे हमारी ऑफिस खुल जाती है सर, और हर प्रोफेशनल को अपना एक ऑफिस होना चाहिए। ऑफिस में जितना संभव हो वर्किंग पार्टनर होना चाहिए। उससे बेनिफिट ये होता है सर कि हर छोटे काम के लिए हमको अपने से दौड़ना नहीं पड़ता है। और जब आप कुछ अच्छा करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, तो उसमें आपके वर्किंग पार्टनर होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो आपके ऑफिस में कौन कौन लोग हैं? हमारे ऑफिस में सर 4 वर्कर्स नहीं, मैंने कोई भी आदमी उनको स्टाफ बोलता तो मैं उससे थोड़ा गुस्सा हो जाता हूँ। वो समझिए बिल्कुल भाई की तरह है। वो कोई स्टाफ नहीं, भाई की तरह है। और सारे लोग जो है, कोई 18 साल से साथ में है, कोई 15 साल से है। 2 लोग तो 18 साल और 15 साल से हैं, और एक करीबन 9 साल से है और एक करीबन 4 साल से है। चारों का काम ये है कि एक का काम है कि डेली टेली कॉलिंग करना। ठीक है। दूसरे का काम है कि डाटा को फिट करके रखना।
किनका लेट फाइन लग रहा है, किनका पॉलिसी लैप्स हो रहा है। तीसरे का काम है मार्केट से कलेक्शन करना, ठीक है। और चौथा एक आदमी है जो हमारे यहाँ वो वर्कर हैं, उनका काम है कि कोई भी कस्टमर यदि हमारे ऑफिस में आते हैं तो उनको वेलकम करना, मतलब मिनिमम पानी पूछ लेना है, उनको चाय पिलाना है, कॉफी पिलाना है, या कोई तरह का सीजन के हिसाब हॉस्पिटैलिटी से। के लिए आपने उनको जिम्मेदारी दी है। जी जी। तो सन 2000 में जब आपने कार्य की शुरुआत की थी और आप बाय चांस नहीं आए, आप बाय चॉइस आए हैं यहाँ पे, तो उस टाइम पे आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या थी, क्या क्या और करियर के ऑप्शंस थे आपके पास? करियर का ऑप्शन ये थे सर कि हमारे पास बिजनेस भी थे, बिजनेस अपना ग्रोसरी का शॉप भी था। ओके। और साथ में अपना एजुकेशन चल रहा था। पर लेकिन जब मतलब पूरा मन से जब इसमें हम आए तो लगा कि नहीं, काम अच्छा है, काम करना चाहिए और सेवा हित काम है। मैंने किसी को सेवा दे रहा हूँ और किसी उस समय जब हमको अच्छा लगता है, लगा जब किसी सन 2000 में ही एक पॉलिसी, मैंने एक ग्राहक का पॉलिसी किया था और उसकी अकस्मात किसी को गोली मारना था और गलती से उसको लग गया और उसकी डेथ हो गई। उसके फैमिली वाला को पता नहीं था कि मैंने उनका पॉलिसी किया था। जब बॉन्ड भी हमारे पास था, जब उनको हमने चेक दिया डेथ क्लेम का, उनकी मम्मी से जो हमको आशीर्वाद मिला, आपको मिली, ब्लेसिंग्स मिले, उसका वर्णन नहीं कर सकता। ग्रेट। आपने जब काम शुरू किया था तो जो फर्स्ट पॉलिसी आपने बेची थी, उसको बेचने में का क्या एक्सपीरियंस है? कौन था वो व्यक्ति जिसने आपको पहला बीमा दिया? क्या ऑब्जेक्शंस आया आपके पास? क्या फीलिंग है उसका? क्या शेयरिंग करना चाहो? फर्स्ट पॉलिसी हमारे एक सुनील भैया है जो यहाँ किराने के अच्छे व्यवसायी हैं। मैंने उनके पास गया तो थोड़ा मेहनत किया तो उन्होंने पॉलिसी इजी गोइंग हमको दे दिए थे, हमारे गुड फेथ में। ओके। उसके बाद हम अपने पैतृक गांव गया हूँ, गया से करीबन 45 किलोमीटर दूर पे। तो हम अपने डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ शाम में गया था। शाम में जाने के बाद रात में सारे लोग से फॉर्म भर रहा था, तो उसमें एक आदमी थे तहलीक समाज से थे। उन्होंने बोले, अरे यार कहाँ तुम इसे फंसा रहे हो, तहलीक से तुम शगुन कर रहे हो, ये अच्छा नहीं रहेगा। हमने ऐसा कुछ नहीं है। तो गांव पे भी फादर लोग का अच्छा गुडविल बना हुआ था। तो उस दिन हमने वन डे हम लोग 35 पॉलिसी किया। वन डे 35 पॉलिसी? जी। ऐसा क्या किया आपने उस दिन में? वो गांव में आपने किया? जी, अपने गांव में किया सर। ओके। ऐसा कुछ एक्टिविटी ऐसा आपने क्या किया उस गांव में कि एक दिन में आपने 35 पॉलिसी की? क्योंकि फादर का वहां पे गुडविल बना हुआ था और उससे पहले हम गांव का एक क्लेम हो गया था जिसमें कोई अभिकर्ता ने कुछ पैसे का डिमांड किए थे कि इसमें ऐसे नहीं होगा, इसमें बहुत प्रॉब्लम होगा और चूंकि अर्ली क्लेम है तो इसमें आपको इंक्वायरी होगा। हमने उसको सपोर्ट करके उसके क्लेम का जब चेक दिलवाया तो उस गांव में पूरा मेरा एकदम पॉपुलर हम हो गए और उसके सपोर्ट से हमको वो गाइडलाइन मिला। और उसके साथ साथ मैंने रात से सुबह तक जब नाश्ता पे मैं बैठा हुआ था उस समय तक हमारे पास 35 पॉलिसी हो गया। 9 बजे के बाद से लोग आकर के पैसा देना शुरू कर दिए, भैया पैसा रख लिए, कुछ पैसा अगली बार आइएगा रिसिप्ट लेकर के तो देंगे। ऐसे कर करके कंटिन्यू हुआ और उसके बाद मैंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। तो ये अचीवमेंट आपके फर्स्ट ईयर ऑफ एजेंसी में हुआ था? जी सर। ग्रेट। तो सन 2000 से काम करने के बाद आपने एमडीआरटी करना कब से शुरू किया? फर्स्ट 4 साल में सर मैंने ये आपका सीएम क्लब मेंबर क्वालिफाई किया। फर्स्ट कौन से ईयर में? 2004 में। अच्छा, सीधा सीएम क्लब मेंबर से शुरुआत की आपने? जी जी। उसके बाद हमने पंजाब सिंह सर का नाम सुने थे, उनकी मीटिंग में जब ज्वाइन किया तो हमको लगा कि नहीं, पहले हमको लगता था कि एलआईसी का प्रोफेशन क्या है, लगता है किसी के यहाँ से मांगने वाला काम है। जब उनके पास जब हमने गए तो लगा कि नहीं, ये प्रोफेशन बहुत अच्छा है, सेवा भाव का प्रोफेशन है। फिर हमने उनकी मीटिंग को रेगुलर ज्वाइन किया। उनका एक स्टडी सर्किल पटना में चला करता था,
मैंने उनके स्टडी सर्किल में आने से 2006 से हमने लगातार MDRT, जो आज तक लाइफ टाइम मेंबर हूँ। तो उसके बाद ओके, सबसे बड़ी पॉलिसी आपने जो बेची है उसका थोड़ा शेयरिंग करिए प्लीज। कैसे वो पॉलिसी हुई, क्या ऑब्जेक्शंस आपको आए और उसको कैसे आपने हैंडल किया? जिस सबसे बड़ी पॉलिसी मैंने बेची, एक जीवन उमंग, ठीक है, जो 1 करोड़ रुपए का था। अप्रोक्स प्रीमियम 7,74,000 का उसका प्रीमियम आ रहा था। और उस पॉलिसी को जब हमने बेचे तो उस घर में वो पार्टी बहुत अच्छे थे, हम पे बहुत फेथ किए हुए थे। और उस घर में अभी तक हमने 82 पॉलिसी बेचा। 82 पॉलिसी? 3 भाई का ज्वाइंट फैमिली है। उस घर से मैंने करीब 39 लाख रुपए साल का प्रीमियम ले रहा हूँ। और जितने तरह का पॉलिसी आया मैंने सारे पॉलिसी उनको दिया। और उनके यहाँ SBI लाइफ भी उस घर से जुड़े हुए थे, बजाज एलियांज भी जुड़े हुए थे। और हमसे पहले कुछ अभिकर्ता और भी उनसे जुड़े हुए थे। मैंने उनको मोटिवेट करके आता था कि जीवन उमंग अच्छी पॉलिसी है। दूसरे अभिकर्ता ने नहीं सर, ये तो अच्छी पॉलिसी नहीं है, आपको पैसा मिलेगा नहीं है, सिर्फ पेंशन मिलेगा। पेंशन क्या मिलता है, बहुत अच्छा रिटर्न नहीं है, सरेंडर करने पे कुछ नहीं मिलेगा। और मैंने उनको मोटिवेट करके आता था और अगले दिन फिर वो नेगेटिव हो जाते थे। उसके बाद SBI लाइफ वाले ने भी उनको डिमोटिवेट कर देते थे। लेकिन जब हम समझाएं, उनको पूरी बात बताएं, जीवन उमंग पॉलिसी क्या है उसके बारे में जब हमने बताया, हम उनको फिर ऐसे समझाएं कि सपोज कीजिए आज के टाइम में उनकी एज करीबन 40 था और उनके फादर थे लगभग 65 के। हमने उनको ये बताया कि सर एक बात आप पहले बताइए, अभी आपके फादर को 2 करोड़ रुपया मिल जाएगा, वो क्या करेंगे? वो पैसे को या तो कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देंगे, या तो कोई बेटी को डोनेट कर देंगे, कोई बेटे को डोनेट कर देंगे। कल तो उनके पास वही प्रॉब्लम होगा ना। या बैंक में FD कर देंगे तो उनको माया लगेगा कि ये पैसा को हम कैसे उसको खर्च करें। यदि हम खर्च करते हैं तो मेरा पैसा उसमें से खसक जाएगा। और बहुत लोग को ऐसा दिखे तो पैसा मतलब भरा का भरा बैंक में पड़ा हुआ रह गया और अपने लाइफ छोड़ करके चले गए और अपने पैसे को यूज नहीं किया। हम बोले आज जो समय है वो पेंशन का रिक्वायरमेंट का समय है। क्योंकि पेंशन एक ऐसी चीज है कि सपोज कीजिए कि अभी आपका 40 साल एज हो रहा है, 15 साल प्रीमियम देने के बाद आप 55 साल के हो जाएंगे। कल को बच्चे साथ में रहें या ना रहें, कल को आपका कोई सपोर्ट नहीं रहेगा, हर साल यदि इनकम आएगा तो आपने उस पैसे से सही अपनी यूटिलाइज करेंगे। और हर साल पैसा आएगा, पेंशन यदि आएगा तो आपको ये टेंशन नहीं होगा कि ये पैसा खर्च कर देंगे तो अगले साल हम क्या करेंगे या अगले मंथ हम क्या करेंगे। तो उन्होंने जब उनको अच्छी तरह से जब मैंने मोटिवेट किया तो उनको लगा कि नहीं, पैसे का रियली हमको नीड है पेंशन का। फिर मैंने उनको पेंशन प्लान दिया। जीवन में कोई जब आपने काम अपना स्टार्ट किया तो बहुत अच्छी बात है, फर्स्ट ईयर में आपने बढ़िया 35-40 कुछ ज्यादा पॉलिसियां करी होंगी, बट कुछ स्ट्रगल भी आपने किया होगा। कोई ऐसा केस जो आपको याद आता है कि यार बहुत टफ केस था और उसने बहुत कुछ सिखाया मुझे कि इस काम में जो है वो बहुत कैलिबर है और मुझे आगे को कंटिन्यू करना चाहिए? कोई ऐसा अड़चन आई हो या कोई बहुत इमोशनल सा मोमेंट आ गया हो, आपको लगा हो कि नहीं यार अब जो है मुझे यही काम करना है, ऐसा क्या कोई ऐसा केस? जी, एक केस ऐसा था सर कि हमने उनको थोड़ा सा जोर से बोलिए। हाँ, एक पॉलिसी ऐसा था, एक क्लाइंट थे जिनको हमने जीवन उत्सव मोटिवेट किया था, ठीक है। पर उनको दूसरे एजेंट ने भी एक फॉर्म भर करके रखे थे, वो जीवन आनंद के लिए भर करके रखे। और मैंने उनको सारे मोटिवेट करते थे और वो डिमोटिवेट हो जा रहे थे। पर मैंने उनके साथ एक यही काम किया था कि एक बार उनकी वाइफ बच्चे को स्कूल लाने के लिए जा रहे थे, तो हमारे ऑफिस से जा रहे थे और रास्ता बहुत जाम था। मेरी नजर पड़ गई, हम उनको अपने ऑफिस में बुला करके उनको बैठा करके उनको कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पिलाया, बच्चे को टॉफी वगैरह दिया हूँ। तो उन्होंने थोड़ा सा हमारे प्रति वो थे, लॉयल थे। फिर मैंने उनको
बहुत अच्छी तरह से जब मोटिवेट किया तो वो बोले, उनके हस्बैंड बोले कि नहीं नहीं, जब भी मैं लूंगा तो जीवन आनंद लूंगा। फिर मैंने बोले कि भाई एक बात पहले बताइए, अभी आपने 40 साल के हो गए हैं, 20 साल का जीवन आनंद लेकर के वन टाइम पैसा जब यदि आप ले लेते हैं तो फिर पैसे का आप क्या यूज करेंगे, उसके बाद का क्या होगा। फिर मैंने उनको जब अच्छी तरह से मोटिवेट किया तो उन्होंने जीवन उत्सव हमसे 1 करोड़ रुपए का जीवन उत्सव भी लिया। आज बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर्स का प्रॉब्लम है कि शुरुआत कहाँ से करें, है ना। तो आप अपने काम की शुरुआत आज के परिप्रेक्ष्य में 2025 जो कि एक बड़े कंपटीशन का दौर है, उस टाइम का जमाना थोड़ा अलग से था, आज कुछ अलग है ना। और आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, लेकिन एज अ द बड़ा बीमा करता शो मैं आप एक गेस्ट के तौर पे जो आज स्ट्रगल कर रहे हैं एडवाइजर, उनको आप क्या एडवाइस दोगे कि आज 2025 में भी अगर आप ये 5 तरीके अपनाते हो तो आपकी सक्सेस भी पक्का है, वो 2025 हो या 30 हो। ये तरीके आप जो है गांठ बांध लो, क्योंकि आप एक बड़े क्लब में आज शामिल हैं LIC के। आपने सालों का अनुभव देखा है, बदलती हुई मार्केट को देखा है, अलग अलग किस्म के लोगों को हैंडल किया है। तो आप 5 तरीके प्लीज बताइए जिनसे कि एडवाइजर को आज के जमाने में अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में जरूर हेल्प होगी, जिसपे आप डंकी की चोट पे कहते हैं कि यार ये तरीके जो है 100% काम करेंगे, भले ही कितनी कंपनियां आ जाएं, कोई टेक्नोलॉजी आ जाए, ये तरीके तो काम करेंगे ही करेंगे। पहला चीज तो इस पे ये मैं बोलूंगा सर कि पहले तो आदमी को प्रोफेशनल होना चाहिए, और जिस काम में आप लगे हैं कभी भी काम को हमेशा चेंज नहीं करना चाहिए। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें पैसा नहीं है, और कोई ऐसा भी काम नहीं है कि जिसमें मतलब सारे पैसे वाला ही लोग हैं। सोना बेचने वाले भी लोग रोड पे आज मिट्टी फाक रहे हैं, और मिट्टी फाक बेचने वाले भी लोग आज सोने के महल में रह रहे हैं, ठीक है। इंश्योरेंस एडवाइजर भी आज जिनकी पेट्रोल का भी खर्चा नहीं निकलता है, और इंश्योरेंस एडवाइजर भी हमारे यहाँ भरत पारिक जी हैं, पंजाब सिंह जी हैं, जिनको पूरे इंडिया लोग जानते हैं। तो सबसे पहले तो मैं उन लोग से, उन अभिकर्ता से बोलूंगा कि पहले आप प्रोफेशनल बने। दूसरा चीज कि एक ट्रैक पे काम करें, ऐसा नहीं कि आज LIC का काम किए हैं एक साल के बाद आपको रोकूंगा। प्रोफेशनल बनने से आप क्या एग्जैक्टली मैसेज देना चाहते हैं, थोड़ा और इसको डिटेल में बताओ, हर एक पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल में, ताकि एक नॉर्मल सा एडवाइजर भी अगर इस वीडियो को देखे तो समझ जाए अच्छा सर ये कहना चाह रहे हैं। देखिए, प्रोफेशनल का मतलब ये हो गया सर कि सबसे पहले तो यदि आपने एजेंसी ली, न्यू एजेंसी ली है, तो सबसे पहले आपने पुराने क्लाइंट के, जो भी क्लाइंट आपसे मिलते हैं, उनकी पुरानी समस्या, पुरानी पॉलिसी से संबंधित कोई समस्या है तो पहले उसका निदान करें। क्योंकि होता क्या है कि यदि एक कस्टमर सेटिस्फाइड होते हैं तो आपके कस्टमर आपका एडवोकेट बन जाते हैं, और वो 10 जगह पढ़ाई करते हैं कि आपको यदि कोई काम है तो आप दीपू जी के पास चले जाइए। बिल्कुल। एक असंतुष्ट ग्राहक आपके 10 ग्राहक को बिगाड़ते हैं, क्योंकि जैसे ही लोग को पता चलेगा कि दीपू जी से इन्होंने पॉलिसी ले रहे हैं, अरे यार दीपू आप कहाँ फंस रहे हो मोहन जी, आप दीपू जी के पास क्यों फंस रहे हो, अरे वो तो एकदम फालतू आदमी है। तो हमारी कहने का मतलब है कि जब भी आपने मार्केट में यदि गए हैं तो पहले पुराने पॉलिसी को, पुराने सर्विस का उसका ख्याल रखिए। पॉलिसी किन्हीं के हाथ का किया हो, उनका टाइम टू टाइम रिन्यूअल का ख्याल रखिए, टाइम टू टाइम उनका SB का ख्याल रखिए, टाइम टू टाइम उनका मैच्योरिटी का ख्याल रखिए। कभी उनके नॉमिनी चेंज हो गए हैं, नॉमिनी चेंज करना है, या उनको नहीं पता है, बच्चे उनके अपने बच्चे के लिए पॉलिसी लिया, आज बच्चे उनके 18 साल से ऊपर के हो गए हैं, उसमें नॉमिनी ऐड करवाइए। उनका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, उनका मोबाइल नंबर अपडेट कराइए। ये सब बहुत मायने रखता है फील्ड में। ये उस एडवाइजर को एक प्रोफेशनल एडवाइजर की स्टडी में लेके आएगा, करेक्ट। हाँ। दूसरा पॉइंट कौन सा बताना चाहेंगे, दूसरा क्या करना चाहिए? दूसरा, उनको टाइम से मार्केट में मूव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनकी प्रीमियम जो है वो लेट फाइन के साथ जमा हो। कोशिश कीजिए कि जिस दिन उनके यहाँ से चेक आप लाते हैं, उनका रिसिप्ट उसी दिन पहुंचना चाहिए।
तीसरा चीज क्या होता है कि आप कभी भी किसी के पास जाइए तो एक प्रोफेशनल के रूप में जाइए। उनका स्ट्रेटेजी बढ़िया होना चाहिए, उनका पहनावा अच्छा होना चाहिए, वो दिखने में अच्छा हो। ऐसा नहीं है कि वो आजकल जो आ रहा है ना, वो कटिंग शटिंग वाला जींस वगैरह है, वो नहीं होना चाहिए। ये बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। चौथा पॉइंट, और क्या एडवाइस करना चाहेंगे? चौथा पॉइंट सर, उनको जो है यदि कोई कस्टमर उनके ऑफिस में आते हैं तो उनके साथ उनका गुड बिहेवियर होना चाहिए। जब भी कोई क्लाइंट आए तो उनको कम से कम एक गिलास पानी जरूर मिलना चाहिए। कुल मिलाकर के एडवाइजर को अपना ऑफिस मेंटेन करना चाहिए, राइट? जी, बहुत सारे 99% एडवाइजर LIC में ऐसे हैं या इंश्योरेंस प्रोफेशन में हैं जो कि अपना खुद का ऑफिस मेंटेन नहीं कर रहे हैं, राइट? जी जी। तो आप उनसे ये कहना चाह रहे कि भाई अपना ऑफिस मेंटेन करो, जैसे आप अपना ऑफिस का दिखा रहे कितना बढ़िया। कोई भी व्यक्ति आपके ऑफिस में आएगा वो देख के ही कन्विंस हो जाएगा, अरे क्या बात है यार, क्या बढ़िया ऑफिस सर ने मेंटेन किया है, इनसे ही पॉलिसी लेता हूँ, खुश हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई नया एजेंट भी अगर है, नया एजेंट भी है, उसके पास इतने अवार्ड्स नहीं भी हैं, लेकिन फिर भी एक टेबल चेयर, एक छोटा सा अपना ऑफिस जहाँ पे वो बैठा के सुलझा पाए, एक गिलास चाय ऑफर कर पाए, उसको थोड़े बिस्किट नमकीन ऑफर कर पाए, यही हॉस्पिटैलिटी कई बार में उसके लिए पॉजिटिव रोल प्ले करती है। यही आप कहना चाह रहे हैं, राइट? जी। पांचवा पॉइंट क्या कहना चाहेंगे? पांचवा पॉइंट सर, उसके दुख सुख में, आप उसके सुख में जाएं या ना जाएं, लेकिन उसके दुख में जरूर आप उसके साथ होना चाहिए। कभी भी कोई क्लाइंट के साथ, ये नॉर्मली हम मनुष्य हैं, ये हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए। यदि किन्हीं के साथ कोई बुरा वक्त है तो उसके साथ जरूर देना चाहिए। यदि जैसे लोग आज हमको, हमारे शहर में बहुत सारे क्लाइंट हमको नाइट एम्बुलेंस बोलते हैं। नाइट एम्बुलेंस? जी। यदि ऐसा कभी क्यों? किन्हीं को, ऐसा इसलिए सर कि हमारे लाइफ में बहुत सा ऐसा मोड़ आया है जिनको रात में कभी कोई मेडिकल ट्रीटमेंट का जरूरत पड़ा है, वो हमारा फोन एक बार में उठता है। और मैं दवा के बारे में ABC कुछ भी नहीं जानता हूँ, लेकिन लोग फिर भी पूछते हैं कि दीपू जी देखिए, अचानक रात में पेट में बहुत दर्द है और हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हमारे कुछ डॉक्टर्स क्लाइंट भी हैं सर, जिनके पास मैंने उनको लेके जाता हूँ। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि डॉक्टर साहब को पार्टी के घर लेकर के गया। ठीक है, तो ये सब भी बहुत मायने रखता है सर। बिल्कुल। अगर ये 5 पॉइंट एडवाइजर फॉलो करे तो मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ। ऑब्वियसली, डेफिनेटली वो एक प्रोफेशनल की श्रेणी में आएगा और उसको काम की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि वो देने वाला बन गया, वो लेने वाला नहीं बना, राइट? सही सर। ग्रेट। आज के डेट में बहुत सारे ऑब्जेक्शंस की भरमार है। बहुत सारे एडवाइजर मुझसे पूछते हैं कि सर ये ऑब्जेक्शन आ रहा है, वो ऑब्जेक्शन आ रहा है, कंपटीशन आ रहा है, टर्म इंश्योरेंस लूंगा, म्यूचुअल फंड में लगाऊंगा, आपका एंडोमेंट में तो रिटर्न ही बहुत कम है, अरे LIC वाले ये अरे प्राइवेट वाले ऐसे, अरे मैं तो ऑनलाइन करूंगा, मेरा कमीशन या मेरा पॉलिसी सस्ता मिल जाएगा। तो ये सारे ऑब्जेक्शंस को आप किस तरीके से हैंडल करते हैं? उन नए एडवाइजर्स के लिए, जो पुराने स्ट्रगलिंग एडवाइजर हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको क्या बोलना चाहोगे? भाई कोई भी ऑब्जेक्शन आप कैसे हैंडल करते हैं, प्लीज थोड़ा बताइए। देखिए, प्राइवेट कंपनी इंश्योरेंस कोई भी खराब नहीं है सर, किसी भी कंपनी का इंश्योरेंस खराब नहीं है। पर मेरा मानना ये है कि कोई भी ऐसा प्राइवेट इंश्योरेंस सेक्टर का हमने आज तक कोई अभिकर्ता ऐसा नहीं देखा हूं जो 5 साल से वो है, 5 साल से ज्यादा दिन से वो टिके हुए हैं। मैंने कस्टमर को बोलता हूं कि सर, शादी जो होती है वो 2 तरह की होती है। हमारे इंडियन विवाह में क्या होता है कि एक बार यदि हमारे गले में जो घंटी लग गया है उसको लाइफ टाइम हम लोग ढो करके चलते हैं। फॉरेन कल्चर में क्या है कि रोज शादी बदलती है, ठीक है ना। मतलब आज किए, साल 2 साल अच्छा नहीं लगा तो चलो भाई तुम भी अपना स्वतंत्र हो, मैं भी अपना स्वतंत्र हूँ। LIC भी जस्ट लाइक वही है सर। आज कोई भी पुराने प्रोफेशनल यदि कोई अभिकर्ता है तो वो LIC ऑफ इंडिया के साथ है, ना कि प्राइवेट कंपनी के साथ है। दूसरा चीज क्या है, ऑनलाइन के बारे में यदि हमारे साथ कोई कस्टमर आते हैं कि ऑनलाइन में हमारा कुछ वो है, सस्ता है या ऑनलाइन कुछ ज्यादा अच्छा है, हम बोलते हैं कि भाई आप कभी कार का इंश्योरेंस या बाइक का इंश्योरेंस करवा करके देखो, उसमें क्या है बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं।
ऑप्शन ये आते हैं, सपोज कीजिए कोई आपने बाइक का इंश्योरेंस करवाया है, तो किसी कंपनी का 2000 भी आता है, किसी का 2200 रुपया भी आता है, किसी का 1800 भी आता है, किसी का 1600 भी आता है। डिफरेंट कहाँ है, इसको आप कभी ऑफिस में जाकर के आप उसको देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि डिफरेंस कहाँ है। क्योंकि डिफरेंस ये है कि बहुत सारा प्रोटेक्शन जो है वो ऑनलाइन में वो हिडन रहता है। मैं अपने एक कस्टमर को अपने लाइफ से जुड़ा हुआ रियल घटना आपको बता रहा हूँ सर। मेरी शादी सन 2006 में, मेरी शादी सन 2006 में हुई। मैंने थोड़ा पैसा बचाने के लिए एक कैमरा वाला को किया हूँ, ऑर्डिनरी कैमरा वाला। उस समय लगता है कि कोई 12,000 रुपया मांग रहा था, मुझे कोई 10,000 रुपया लिया, मैंने 10,000 वाला के पास में गया। जब 10,000 वाला कैमरा कर लिया, शादी तो नो डाउट अपने फैमिली में उस समय तक के लिए बढ़िया शादी थी, लेकिन मैंने किसी ऑर्डिनरी वाले से करवा लिया हूँ। उसका नतीजा क्या मेरे को हुआ कि शादी में जब बारात मेरी घूम रही थी तो उसका हैंडी था वो खराब हो गया था। कैमरे का जो हैंडी वाला कैमरा होता था ना, वो उसका खराब हो गया था। तो जब हम और ये रियल स्टोरी है, रियल स्टोरी है, जब कार से उतर करके जब कहीं पे हमको डांस कराने के लिए जाए तो हैंडी वाला आवे और उसके बाद वो चला गया। जब स्टेज पे हम गए, जब उसको बोलते थे तो वो आता था और फिर चला जाता था, चूंकि उसका हैंडी खराब हो चुका था। 1:30 बजे रात में हम लोग के यहाँ एक रस्म है जिसको धुआं पानी बोलते हैं। तो वहां पे लड़का भी बैठता है, उनके फादर भी रहते हैं, उनके मामा भी रहते हैं और लोग भी रिश्तेदार रहते हैं। कैमरा वालों को जब बुलाया गया कि भाई कैमरा तुम फोटो नहीं ले रहे हो यार, तो वो बोला कि भैया मेरा कैमरा खराब है। अब उसमें क्या हुआ, कुछ हमारे भाई लोग को थोड़ा गुस्सा आया। उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारा जब खराब था तो तुम पहले क्यों नहीं बोले। उसको लगा कि बात कुछ बिगड़ जाएगा, वो भाग गया छोड़ करके। ठीक है, जब वो भाग गया तो फिर क्या हुआ कि चला गया। सारा मेरा फंक्शन जो है, जितना भी है, जो इमेज बनना चाहिए था, कुछ नहीं बना, सब बेकार हो गया। जब उन्होंने कैसेट बना करके मुझे दिया तो उसके पास तो चूंकि रिकॉर्डिंग तो था नहीं, तो रिकॉर्डिंग नहीं रहने के कारण अब उसको कैसेट बनाना भी था, थोड़ा लंबा भी करना था। तो उन्होंने क्या किया कि दूसरी की शादी हमारे कैसेट में घुसा दिया। समझे, एकदम रियल घटना बता रहे हैं सर। जब दूसरी की शादी घुसा दिया तो हम बोले यार ये ऐसे कैसे हो गया। फिर हमने उसको बोले कि भाई तुम थोड़ा पैसा और ले लो, लेकिन वो लड़का आज तक दिखा नहीं। कैसेट एक बार दिया, वो दिखा नहीं। उस दिन मेरे को लगा कि यदि हम कोई प्रोफेशनल के साथ हम करवाए होते, कोई अच्छा ब्रांडेड स्टूडियो वाला से हमने कैसेट बनवाए होते, तो उन्होंने क्या करता कि दूसरा कैमरा हमारे लिए अवेलेबल करता। सपोज कीजिए दूसरा कैमरा भी उस दिन उसका सारा बुक होता, तो ऐसा भी टाइम होता कि किसी दूसरे के शादी में हमको और हमारी वाइफ को ले जाता और वहां पे शूटिंग वूटिंग कर करके उसको कंप्लीट कर करके देता। बिल्कुल बिल्कुल। जो मेरे को आज तक 19 साल में सर, आज तक मुझे अफसोस है। उस दिन ही हमको लगा कि जब भी कमाना हो तो मतलब एकदम गधे की तरह काम करना चाहिए, लेकिन लाइफ में यदि प्रोफेशनल कुछ यूज करना है तो प्रोफेशनल से करना चाहिए। बिल्कुल, ग्रेट। तो ये आपने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया इस चीज के लिए कि जितने भी कॉम्पिटिशन्स आ रहे हैं या जो भी चीजें हो रही हैं, इंश्योरेंस एडवाइजर को खुद को एज ए ब्रांड और एक अच्छी क्वालिटी का बताते हुए, न सिर्फ बताते हुए बल्कि करते हुए उसको ऑफर करना चाहिए। वहां पर ये ऑनलाइन कॉम्पिटिशन सारी चीजें साइड लाइन हो सकती हैं। ग्रेट। कोई ऐसा सेल जो आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहोगे कि यार ये सेल जो है ना बहुत बढ़िया रहा, मेरा मुझे मजा आ गया इस सेल को करके, और ऑब्जेक्शन भी कोई ऐसा आपके सामने आया हो जो आपने अच्छे से हैंडल कर दिया हो और जो आज भी आता हो, कोई ऐसे सेल जो आप शेयर करना चाहेंगे? आपकी आवाज नहीं आ रही है। वैसे सेल तो आ रही है, अब आ रही है सर। वैसे हमारे पास तो सेल सर बहुत आए हैं लाइफ में। थोड़ा सा सेल, हाँ, वैसे सेल हमारे पास बहुत वैसा मतलब चैलेंजेस बहुत आए हैं।
ठीक है, क्योंकि हम जहाँ पे रहते हैं हमारे साथ हमारे लोकल कंपटीटर भी बहुत हैं, सेम प्रोफेशन से भी, और हमारे प्राइवेट कंपनी वाले से भी बहुत बार मुलाकात हुई है। तो हमने आज तक सर, अभी तक हमने कभी भी किसी से हारा नहीं, क्योंकि एक SBI लाइफ ने एक पॉलिसी को वो चैलेंज करके बताया कि इसका ये ऐसे ऐसे करके उनका ये मिलना है, और हमने भी अपने पॉलिसी को जब रखा तो उनको लगा, और उसमें क्या हुआ कि जिन कस्टमर से हमारे डिस्कस हो रही थी, उन कस्टमर को जानने वाले एक हमारे ही बाजार के ही एक लोग थे, जिनकी एक पॉलिसी हमसे थी बीमा किरण, बहुत छोटी पॉलिसी थी, और एक पॉलिसी थी रिलायंस, ठीक है। उस कस्टमर ने, बगल में डेहरी है, डेहरी से ट्रेन से उस सफर कर करके गया की ओर आ रहे थे, डेहरी के आसपास में उनके साथ कोई, उन्होंने एक चाय पिया, चाय में जहर खुरानी गिरोह ने उनको चाय में कुछ मिला करके वो दे दिया, चाय तो उन्होंने पी लिया, उनको लगा अनईजी महसूस हुआ, उन्होंने अपने घर वाले को फोन किया कि हम चाय पिए, चाय में कुछ लगता है मिला हुआ, हमारी तबीयत अच्छी नहीं लग रही है, मैं डेहरी स्टेशन पे हूँ। उसके बाद उनका फोन ऑफ हो गया और उन्होंने डेथ कर दिया। डेथ करने के बाद उनका जब क्लेम का जब बारी आया तो LIC का जो क्लेम था वो इजी गोइंग उनको मिला, रिलायंस वाला ये कह करके उनका क्लेम रिपोर्टेड कर दिए कि जहर का मात्रा कितना था। सर ये बात पहले बताइए, प्राइवेट वाले तो सर वो मसाला खोजते रहते हैं कि हमको क्या पॉइंट ऑफ व्यू से उनको मतलब क्लेम नहीं देना पड़े। अब हमको कोई चाय पिलाए और हमको ये पता हो जाए कि इसमें जहर है तो हम चाय पिएंगे नहीं, और हम चले गए तो मात्रा कौन बताएगा। सही बात, समझे कि ना। तो ऐसे बहुत सारे है सर प्राइवेट कंपनी में, क्योंकि गलत सेलिंग हो रहा है आजकल। आजकल बैंक में लोग जा रहे हैं लोन के लिए, लोन मिला भी नहीं, लोन के नाम पे आपको 50 लाख का लोन मिल जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा करके मालूम चला कि 5 लाख रुपए साल का, वो बेचारा उसको पैसे का नीड है, 5 लाख रुपए साल का उसका पॉलिसी हो गया, दूसरे साल उसका जमा नहीं हुआ, लास्ट में उसका पैसा भी लैप्स हो गया और पार्टी को कुछ मिला भी नहीं। बिल्कुल। बहुत सारे एडवाइजर्स जानना चाहते हैं कि शुरुआत कैसे करें, तो आप अगर एक नई सेल की शुरुआत आपको करनी है, नया प्रोस्पेक्ट आपको मिलता है, तो आप अपने कैसे, कहां से शुरुआत करते हैं, कैसे उसको प्रपोज करते हैं, कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, उससे कैसे जान पहचान लगाते हैं, बीमा की बात कहां से शुरू करते हैं, तो इसका एक सॉलिड तरीका जो आप यूज करते हैं प्लीज शेयर करिए। शुरुआत कहां से करें? सर शुरुआत तो सर मैंने पहले उनसे पहले ये बोलता हूँ कि पहले उसकी वैल्यू मैंने समझता हूँ कि उस पार्टी किस लेवल का है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई बड़े क्लाइंट होते हैं और उनको अपने छोटी छोटी पॉलिसी समझाए तो उनको ऊपर से बाउंस कर रहता है, वो लगता है कहाँ ये छोटा छोटा कागज ढो करके चले। तो पहले तो आपको मापने वाला पैमाना आपका बढ़िया होना चाहिए। उसके बाद उस कस्टमर के बारे में थोड़ा स्टडी जरूर होना चाहिए कि वो कस्टमर का, उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसका आमदनी क्या है, उसके फैमिली में कौन कौन मेंबर हैं। अब मालूम चला कि हम उनको कोमल जीवन या मैरिज एंडोमेंट पॉलिसी समझा रहे हैं और मालूम चला कि उसकी शादी ही अभी तक नहीं हुई है, तो सारा बेकार हो गया ना। तो पहले तो हम, लेकिन शुरुआत ये तो हो गया कि उसको हम प्री अप्रोच कर रहे हैं, प्री अप्रोच वाली एक्टिविटीज कर रहे हैं, उसको जान रहे हैं, लेकिन शुरुआत में ढूंढेंगे कहाँ, लोगों को कहाँ ढूंढते हो आप, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हो? सर लोगों को प्रोस्पेक्टिंग के लिए तो सबसे पहले हमारे मोबाइल में जितने कॉन्टेक्ट्स हैं सर, पहले तो उस कॉन्टेक्ट को पूरा उसको लिखेंगे। उसके बाद हमने जिस सब्जी वाला के यहाँ से सब्जी खरीदता हूँ, जो हमारे यहाँ ड्राई क्लीनर के लिए आते हैं उनको उनका नाम लिखना है, जो हमारे मोहल्ला में जो पड़ोसी हैं उनका नाम लिखना है, जितने लोग को हमारे रिश्तेदार में जो उनका नाम लिखना है, और उनकी समस्या से मैंने पहले शुरू करता हूँ कि भाई आपका समस्या क्या है, आपने आज तक लाइफ में 2 पैसा बचा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि समय सबका एक दिन नहीं चलता है।
पूरे इंसान का जो है दशा 10 साल चलता है। बिल्कुल। आज पैसा एक ही बात बोलता है, पैसा एक ही भाषा बोलता है। आज तुम हमको बचा लोगे तो मैं कल तुमको बचा लूंगा, ठीक नहीं? तो मेरी शुरुआत जो है इसी तरह से होता है। दूसरा ओके, चीज थोड़ा सा ओके, आपके जो क्लाइंट्स हैं, आप किस किस तरीके के क्लाइंट्स को टारगेट करते हो? मतलब कोई ऐसा पर्टिकुलर टारगेट आप करते हैं, या जो मिल जाए उसको आप इंश्योरेंस समझाते हैं? नहीं नहीं, सारे जितने लोग मिलते हैं हमारे पास, ऐसे भी क्लाइंट हैं जो ट्रेन में पेन बेचते थे और वो 300 रुपया 3 माह पे पॉलिसी का प्रीमियम दिया करते थे। आज वो उसी क्लाइंट से आज हम उस घर से करीब 4 लाख रुपया प्रीमियम लेते हैं। क्या बात? क्योंकि क्लाइंट कभी भी सर छोटा नहीं होता है, और जो छोटा क्लाइंट है ना वही एक्चुअल क्लाइंट है। ओके। क्योंकि बड़े क्लाइंट के पास ऑप्शंस बहुत हैं, वो आपको बहुत बार ऐसा बोलेंगे, नहीं भैया हम रियल एस्टेट में पैसा लगाएंगे। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हम सोना में पैसा लगाएंगे। लेकिन जो छोटे क्लाइंट है ना वही एक्चुअल क्लाइंट है। और आज हमारे एडवाइजर जो है ना बड़े क्लाइंट के पीछे भागते हैं। अरे भाई बड़े क्लाइंट तो हैं ही हैं, साथ में उन छोटे क्लाइंट का देखिए जो 200-400 रुपए सेविंग करने के लिए जाएंगे कैसे और कहाँ जाएंगे। उनको आइडिया नहीं कि 500 रुपए बचता है। और उस तरह के क्लाइंट के पास जरूर जाना चाहिए, और यही सर्विस है। आज 26 साल पहले जिसको हमने 300 रुपए प्रीमियम लेते थे क्वार्टरली, आज वो क्लाइंट आज हमको 4 लाख रुपए साल का प्रीमियम दे रहे हैं। बिल्कुल। समझे कि? तो हमारे पास सर हर तरह के क्लाइंट हैं। बड़े व्यवसायी भी हैं, बड़े जॉब वाले भी हैं, छोटे पेन बेचने वाले भी हैं। कोई होटल में आपका प्लेटियर का काम करता है, मैनेजर का काम करता है, वो भी हमारे क्लाइंट हैं। कुछ सीए भी हमारे क्लाइंट हैं। तो कुल मिलाकर के आपने सिर्फ चौके छक्के खेलने का ट्राई नहीं किया, आपने सिंगल बॉल वाले लोगों को भी ज्यादा टारगेट किया। वही लोग कल आपको चौका भी दे रहे हैं और छक्का भी दे रहे हैं, करेक्ट? छक्का भी दे रहे हैं। ओके, वेल डन। एक और सवाल है मेरा, लास्ट 2-3 सवाल और लूंगा। सबसे इम्पोर्टेंट ये वाली बात भी है कि आप इस टाइम पे कौन सा क्या अचीवमेंट लेटेस्ट अचीवमेंट क्या था आपका? सीओटी? जी, मेरा लास्ट 3 ईयर से सीओटी हो रहा है सर, कंप्लीट हो रहा है। तो बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर्स ना आपसे खुद को कंपेयर करेंगे, ठीक है? वो कहेंगे यार जो जो बातें आप बता रहे हो ये सारी चीजें हम भी कर रहे हैं, लेकिन हम जो है एमडीआरटी नहीं बन रहे, हम सीओटी नहीं बन रहे। तो आप उन एडवाइजर्स से कैसे, क्या डिफरेंट है आपके अंदर? कौन सी ऐसी कला आपके अंदर है, या कौन सा ऐसा एटीट्यूड आपके अंदर है, या कौन सी ऐसी बिहेवियर स्किल आपके अंदर है, कौन सा टैलेंट है, या कौन सी सर्विस आप ऐसे देते हो कि आप एक जे कर्व लेके आ पा रहे हो, ग्रोथ कर रहे हो? तो आप एडवाइजर्स को क्या बोलना चाहोगे कि आप जो है अपने इन चीजों में ये बदलाव लाओ तो आप भी आगे को अग्रसर हो जाओगे? सबसे पहले सर कि हमारे जो क्लाइंट हैं वो करीब 3200 क्लाइंट हैं, लेकिन जो हमने सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो 13,500 क्लाइंट का सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। राइट। ठीक है। तो होता क्या है कि जिस घर में हमने घुसा उस घर में दूसरा एडवाइजर टिक के नहीं, क्योंकि जब भी सर्विस के दम पे, हम अपने सर्विस के दम पे सर। क्योंकि क्या होता है कि 90% लोग, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कौन है, 90% लोग क्या है कि किन्हीं के यहाँ पॉलिसी की है, उसके बाद उनसे कोई मतलब नहीं रहा, लगा कि चलो चेक आ गया। मैं बोलता हूँ कि उनके पास आप कोई काम से मत जाओ। कभी ऐसा भी समय रहे कि बिना पॉलिसी के ख्याल से जाओ, बस इससे गेट टुगेदर के लिए जाओ। कभी उसके पास कोई दुख सुख हो तो जाओ, उसके बच्चे का कुछ अच्छा अचीवमेंट है तो जाओ, उसके यहाँ कुछ खुशी की बात है तो जाओ, एकदम एज ए नॉर्मल उससे बात करो ना। बिल्कुल। समझे कि नहीं? कभी उनका दूसरे का किया हुआ पॉलिसी लैप्स हो रहा है उस पे जाइए आप उनके यहाँ, कोई घटना दुर्घटना हो गया तो उनके पास जाइए। काम है सर, काम मार्केट में कमी नहीं है। और आज एलआईसी का मतलब काम के लिए आप पूछिए नहीं, लोग कहाँ पैसा जमा करेंगे? कौन सा ऐसा कोई ऐसा संस्था बताइए ना जो आपसे आपके पॉकेट से ले करके और जाकर के सेविंग करने के लिए कोई ऐसा एक प्रोफेशन बताइए जहां 1,500 रुपया 2,000 रुपया मंथली आपसे ले करके और जाकर के डिपॉजिट करेंगे। पहले तो एक सहारा वगैरह हुआ करता तो कितना को भी सहारा करके लेकर चला गया। बिल्कुल बिल्कुल।
अच्छा, आज के टाइम पे आप डिजिटल मार्केटिंग को कैसे देख रहे हैं? टेक्नोलॉजी का क्या यूज कर रहे हैं? यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, इन पे भी आप अपनी मार्केटिंग करते हैं या फिर आप ऑफलाइन ही काम कर रहे हैं फिलहाल? नहीं सर, ये बहुत तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन डिमांड है आज मार्केट में जो है। यूट्यूब वगैरह का आपका डिजिटल मार्केट का जमाना है, डिमांड है। कस्टमर समय के साथ नहीं बदलेंगे तो शायद लोग हमको भी बदल दें। बिल्कुल, तो आप इस चीज से एग्री करते हैं कि आपको अब डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लेना चाहिए, राइट? एकदम एकदम बिल्कुल लेना चाहिए सर। क्योंकि देखिए आज क्या हो रहा है, 13,500 जो पॉलिसी का जो सर्विस हमने दे रहे हैं, तो ऐसे थोड़ी के मैनुअल हम दे रहे हैं। बिल्कुल, हमने कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर के माध्यम से दे रहा हूँ, कहीं ना कहीं आप लोग ऐसे महानुभव के गाइडलाइन के अनुसार मैंने दे रहा हूँ। बिल्कुल। तो हम जी 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 हम सर 2-3 कंपनी का सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, जिससे मेरा पूरा डेटाबेस आ जाता है, पूरे 1 साल का डेटा आ जाता है। हर मंथ में 1 तारीख को 1 तारीख ड्यू निकालता हूँ, 1 तारीख को 1 तारीख आउटस्टैंडिंग निकालता हूँ, 1 तारीख के हर 1 तारीख को मैंने लैब सेशन निकालता हूँ। और पूरे साल का मैंने हर जनवरी 1 में ही मैंने एसबी और मैट्रिक का पूरा डेटा निकालता हूँ। और तो 1 तारीख को हमने अपने सारे क्लाइंट को अपने मोबाइल से डी और आउटस्टैंडिंग का मैसेज चलाता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारे ऑफिस से टेलीकॉलिंग का भी काम होता है। टेलीकॉलिंग के सॉफ्टवेयर यूज करते हैं आप? अभी सर हमने एक इसका डेटाकॉम का सॉफ्टवेयर, नहीं डेटाकॉम का सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ। कितने का है? आई मैजिक डेटाकॉम सॉफ्टवेयर जो जिस समय लिया था सर, आज के 20 साल पहले लिया था, उस समय लगभग लगता है 16,000 रुपए के आसपास में लगा था। और अभी हमने एक आई मैजिक बोल करके एक सॉफ्टवेयर है, उसको यूज कर रहा हूँ। उसको खरीदने में लगभग हमारा 22,000 रुपए के आसपास में उसकी कॉस्टिंग आई है। और साथ में हमने साइन टैब को यूज कर रहा हूँ, परफेक्ट को यूज कर रहा हूँ। इसके माध्यम से जो है सॉफ्टवेयर के माध्यम से हमारी काम बहुत, टेक्नोलॉजी के माध्यम से काम बहुत इजी अवेलेबल है। अभी कर्ता को एक और मैसेज देना चाह रहा हूँ कि पहले अपने टाइम टेबल को शेड्यूल में ले आए, अपने तरीका से सवेरे सुबह जागने का काम करें। मार्केट में काम हो या ना हो, लेकिन पर डे निकलने का प्रवृत्ति जरूर डालें। बिल्कुल, निकलेंगे नहीं तो पहुंचेंगे कहीं नहीं, है ना? क्योंकि कई बार ऐसा भी हमारे साथ भी होता है कि अब मार्च का क्लोजिंग करने के बाद अप्रैल तक तो उसका क्लोजिंग में ही व्यस्त हो जाते हैं। मई जून जुलाई लगता है कि कौन सा धंधा में हमने जुट गए। ओके, फिर उस समय हमने क्या करता हूँ कि लैब सेशन का लिस्ट निकालता हूँ। लैब सेशन का लिस्ट में देखता हूँ कि किनका एसबी से उनका कंटिन्यू हो सकता है, किनका लोन कम रिवाइवल हो सकता है। यदि कोई पॉलिसी 5 साल से ज्यादा लैप्स हो गया है, उन्होंने चलाने से असमर्थ है, तो उनको या तो मैं बोलता हूँ कि सर आप इसको सरेंडर करके आप अपना पैसा ले जाइए, पैसे का आप यूज कीजिए। हमारे पास छोड़ने से ना एलआईसी आपको रिस्क दे रही है, ना ही आपका पैसा ग्रो कर रहा है। यदि सिस्टम में भी जगह खाली होगा। दूसरा चीज मैं एक संदेश और देना चाह रहा हूँ सर, कि कोई भी अभी करता, यदि किसी क्लाइंट को उन्होंने पॉलिसी बेचा है और उनका सर्विस नहीं मिलने के कारण उनकी यदि पॉलिसी लैप्स हो जाती है, तो दूसरे टाइम कोई क्लाइंट जो है वो बीमा लेने से वंचित हो जाते हैं। गलती से कोई बहुत नियर डियर मिल गए, दूसरे टाइम भी यदि ले लिए, तो तीसरे टाइम के लिए वो सोचते हैं कि ना, सपोज कि तीसरे टाइम उनके साला हो, उनके जिया जी हो, उनके भाई एजेंसी ले लिए हो, उनसे यदि बीमा ले लिए हैं, तो 4 टाइम तो वो बोलते हैं कि एलआईसी मुझे धारता नहीं, बीमा मुझे धारता नहीं। बिल्कुल। और यदि उनको सर्विस हमने प्रोवाइड कर करके और पॉलिसी दिया है और सर्विस उनको अच्छी तरीके से मिल रहा है, तो मैंने हर 2 साल 5 साल के बाद जब उनकी मैच्योरिटी हो रही है, तो मैं अधिकार से उनको बोलता हूँ कि भैया 20 साल हमने आपको सर्विस दी है। एलआईसी भी आज हमसे क्वेश्चन करती है कि दीपू जी, आपके क्लाइंट आपके सर्विस से यदि संतुष्ट है तो फिर से आपको बीमा देना चाहिए, या तो आपने उनको सर्विस नहीं प्रोवाइड किए होंगे, वो आपसे संतुष्ट नहीं है।
तो कस्टमर बोलते हैं, हम बोलते हैं भैया आप ऐसा कीजिए, आप सर्वे फॉर्म में आप ही भर करके दे दीजिए कि आप संतुष्ट हैं या नहीं, हमारी 20 साल की सर्विस में आपने संतुष्ट रहे या नहीं रहे। उन्होंने बोलते हैं कि हाँ संतुष्ट है। तो संतुष्ट है तो भैया हमको भी तो ऊपर में जवाब देना है। सही बात। सबका चैनल बनना हुआ है, हमारे ऊपर डेवलपमेंट ऑफिसर है, उनके ऊपर ब्रांच मैनेजर है, उनके ऊपर SDM है, सबका एक दूसरे का चैनल बना हुआ, सबका प्रेशर है। तो सर ऐसा कर करके मुझे NB का भी दिक्कत नहीं है, और डेथ क्लेम वगैरह पे भी हम हमेशा सर अपने से आज तक कोई क्लाइंट हमारे ये नहीं बोल सकते हैं कि मैं किसी क्लाइंट के यहाँ कोई क्लेम हुआ और हम उनके यहाँ एक कप चाय पिए, ग्रेट, ऐसा नहीं हो सकता है। चलिए दूसरा सर ये भी मैं बोलूंगा कि हर अभिकर्ता को कुछ ना कुछ ट्रेनिंग लेना चाहिए जी। जैसे पंजाब सिंह ऐसे लोगों से की तरह हमेशा ट्रेनिंग से जुड़े रहने से कुछ ना कुछ नया जो बाजार में जो चेंजेज आ रहे हैं वो चेंजेज आना चाहिए। तीसरा सर, मैंने इंसान को यदि कोई MDRT किए हैं तो उनको प्रोफेशनल कोर्स के साथ तो जुड़े ही, लेकिन साथ में ग्लोबल कॉन्फ्रेंस वगैरह में भी जाना चाहिए जी। लगातार 7 कंट्री हमने सर हो चुके हैं, हर साल ग्लोबल कॉन्फ्रेंस पे जाता हूँ। इस साल हमारा हांगकांग और मकाओ में था, पिछला साल दुबई में था, उससे पिछला साल सिंगापुर में था, और अगले साल जो है हमारी है वो सिडनी में है सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत डिटेल में और पूरे दिल से हमें गाइड किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।